मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। आप सभी के परिवार भारतीय सेना, आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के निरीक्षक पेज। आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने प्रैक्टिस पेज नंबर 18 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट रिवीजन पर फोकस किया था। यानी हम सब ने मिलकर कल वाली क्लास में क्या किया था, जितने भी स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर इसी फाउंडेशन रक्षक बेस को पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ यहाँ पर कभी तक कर लीजिए। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। मैंने आप लोगों को क्या किया था, मैंने कहा था कि रिवीजन करना जरूरी है, और इसी के रिवीजन के बिहाफ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लगाकर तो कंप्लीट हम लोगों ने रिवीजन किया इस वाली क्लास में। इसके बाद फिर रिवीजन क्लास 2 में लेकर आया आप सभी के लिए, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 6 से लगाकर हम लोगों ने 10 तक का कंप्लीट रिवीजन किया। अब ये रिवीजन क्लास 3rd होगी आज की। इसके बाद रिवीजन क्लास में प्रैक्टिस पेज होंगे, जो कि 18 प्रैक्टिस पेज से आगे बढ़ाई जाएंगे। प्रैक्टिस पेज नंबर 11 से लगाकर 14 तक आप आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों क्लास प्रैक्टिस पेज का ये बहुत पहले होती थी, और ये आज होती है। और जो मैंने आप लोगों से कहा है, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी और रिवीजन पर भी मेरा उतना ही फोकस आप सभी के साथ में रहेगा। तो आज से फिर से रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, तो इसी रिवीजन प्रैक्टिस सेट में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। और मैं मान के चलूंगा जो मैंने कल जो क्लास पढ़ाई होगी, आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी और उसके अच्छे तरीके से आप लोगों को याद किया होगा। चलिएगा पढ़ेंगे। और ये फाउंडेशन रखते बेस आप सभी जानते हैं कहाँ बेस फाउंडेशन बेस जो हम सभी मिलकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हम लोग रिवीजन क्लास की शुरुआत करेंगे आज की क्लास से। ये आज की हमारी लास्ट रिवीजन होगी। इसके बाद प्रैक्टिस से 18 से आगे बढ़ाएंगे। चलिएगा, पहला सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, आप सभी जानते हैं। ऑफ पानीपत कब हुआ था, पहले मैंने आप लोगों को अपना स्कोर चेक करना है, कितने सवालों के जवाब आप लोगों के द्वारा बिल्कुल सही दिए जाएंगे। ठीक है, पहले खुद को चेक करना, फिर यहाँ पर टीचर ने जो पढ़ाया उसको चेक करिएगा कितना आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर सही है। पानीपत की पहली बैटल ऑफ पानीपत, यानी ये पानीपत का जो पहला बैटल हुआ था, ये कब हुआ था आप 26 में हम लोगों को देखने को मिला। किन किन लोगों के बीच में हुआ था, एक तरफ बाबर हुआ करता था, आप सभी जानेंगे, एक तरफ हुआ करता था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी हुआ, आप सभी जानेंगे, और इब्राहिम लोधी यहाँ पर क्या किया, हार गया। और बाबर इस युद्ध में क्या, बाबर ने इस युद्ध में क्या किया था, बाबर इस युद्ध को यहाँ पर जीत जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों से सवाल पूछेगा बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब देखा गया, तो आप सभी जानेंगे कि 1556 में देखा गया, और इसके बाद में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत पहला देखा गया था। 56 में दूसरा हमें बैटल देखने को मिला। एक तरफ हुआ करता था बाबर, एक तरफ हुआ करता था अकबर, और एक तरफ हुआ करता था हेमू। कौन हुआ, हेमू हुआ। यहाँ पर हेमू हार गया और अकबर उस युद्ध को यहाँ पर जीत जाता है। तो ये जो लड़ाई हुई थी, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और पानीपत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सेकंड सवाल हमें देखने को मिलेगा, स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कौन यहाँ पर चुनी गई थी, ये सवाल आप लोगों से सवाल पूछा है। आप सभी जानेंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम मती सरोजनी नायडू मैम। तो सरोजनी नायडू आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का नाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा, और यह यूपी की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चयनित हुई थी। तो यूपी की पहली महिला या भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में यदि कोई महिला चयनित हुई थी, तो उनका नाम था श्री सरोजनी नायडू मैम। और यदि सीएम की बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी। कौन बने थे, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो बनी थी, ये पहली महिला सीएम के पद पर आसीन हुई थी। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने ये महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता था। ये पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है, ये आप लोगों से सवाल पूछा है। तो आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर मनु भाकर, कौन दोस्तों, जवाब हो जाएगा मनु भाकर। मनु भाकर ने 10 मीटर में
कांस्य मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल प्राप्त किया है? कांस्य मेडल यहां पर प्राप्त किया है। तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? आप सभी जानेंगे कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में महामहिम उपराष्ट्रपति यहां पर बैठते हैं। कौन बैठेंगे दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं। ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यदि सवाल पूछेगा कि भारत का उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 63 के तहत भारत के एक उपराष्ट्रपति यहां पर होगा। नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को लेकर तहत उनके सीटों को आरक्षण देने में बदल दिया गया था। तो आप सभी जानेंगे ये किन के द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। हरिजन सेवा संघ में, हरिजन सेवा संघ में यह मुख्य रूप से यही कार्य यहां पर किया गया था। तो ये सवाल नंबर 5 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम लोगों ने देखा था लोकटक लेक। कौन सी झील देखा था दोस्तों? जवाब हो जाएगा लोकटक झील देखा था। तो ये लोकटक झील के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। लोकटक झील भारत की मुख्य रूप से सबसे बड़ी झीलों में से एक है। या अगर सवाल पूछे कि उत्तर पूर्वी भारत की ही सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तो जवाब हो जाएगा लोकटक लेक। अगर लोकटक लेक पूछेगा किस राज्य में है, तो जवाब हो जाएगा मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये सभी 6 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने सभी इन 6 ही सवालों के जवाबों का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर दिया होगा। चलिएगा सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 7 हमें देखने को मिलेगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? आप सभी जानेंगे ब्रिटेन। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया था। अगर सवाल पूछेगा दोस्तों राउरकेला किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जवाब हो जाएगा जर्मनी। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जवाब हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और यहीं पर रिलेट करके अगर सवाल बनाएगा तो आप लोगों को भिलाई संयंत्र, तो ये भिलाई किसके सहयोग से? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हमसे केवल दुर्गापुर यहां पर पूछा गया था, याद होना चाहिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बेहद सरल सवाल है। पिछली कितनी बार क्लासों में आप लोगों को समझाया है ये सवाल। आप लोगों का कुछ सवाल जो होंगे मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा जो आप लोगों को बताने, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल है, ये होमवर्क है आप लोगों का। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो जवाब हो जाएगा कुशीनगर। कहां पर हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में, यानी जहां पर गौतम बुद्ध जी की मृत्यु, यानी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना को ही हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जैसे उनका जब गौतम बुद्ध ने अपने ग्रह का त्याग किया था, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। आप लोगों को याद होगा जैसे महात्मा बुद्ध ने जो अपने पहले उपदेश दिए थे इन प्लेस ऑफ सारनाथ में, जो अपने पहले उपदेश दिए थे, उस घटना को हम लोग ऐसा धर्म चक्र परिवर्तन के रूप से यहाँ पर जानते हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसमें मरुस्थल नहीं है, तो ये मरुस्थल नहीं है, आप सभी जानेंगे वो कॉन्टिनेंट यूरोप ही है। कौन सा है दोस्तों? यूरोप ही है, जहां पर मरुस्थल हम लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों को याद होगा। प्रथम सफल अरबी आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? यानी प्रथम आपका अरबी तो चचनामा कहां पर मिलती है दोस्तों? चचनामा में हम लोगों को देखने को मिलती है। कौन राइटर था? उतबी। कौन था दोस्तों? उतबी के बारे में मुख्य रूप से भारत के इतिहासकार सबसे प्रामाणिक जो लेखक मानते हैं इसी चचनामा बुक का, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जानकारी मिलती है, वो कौन होगा दोस्तों? वो बुक हमें देखने को मिलती है चचनामा। इसका राइटर बेसिकली एक सैनिक था और इस सैनिक को ही भारत के इतिहासकार या जो विश्व के इतिहासकार इसको ही प्रायोरिटी देते हैं। उनका कहने का मतलब है जो चचनामा जो बुक है इसका लेखक महत्वपूर्ण रूप से उतबी को ही बताया, जो एक रूप से साधारण प्रकार का सैनिक हुआ करता था। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो हम लोग बोलेंगे भारत में संसदीय सरकार है। कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा।
संसदीय सरकार है भारत में, और यह व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन, कहां से लिया गया है, हमने ब्रिटेन के देश से हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकार किया है। सवाल नंबर 13 जो है, पूर्णा और गिरना किसकी सहायक नदियां हैं? एक पूर्णा है और एक गिरना है, ठीक है, एक पूर्णा नदी है और एक गिरना नदी है, सॉरी पूर्णा और गिरना नदी, ठीक है। हर बार ये हर कहीं ना कहीं से ये दोनों नदियां आ ही जाती है। कमेंट सेक्शन में इसका भी जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है, कुछ तो कमेंट सेक्शन में आप भी दो, ठीक है, लिखो भाई, सबको पता है ये कहाँ की है। चलो फिर इसके साथ मुझे ये भी बता देना कि भीमा किसकी सहायक है, किसकी सहायक है दोस्तों, भीमा किसकी सहायक है। इस सवाल का भी जवाब अगर आप कमेंट सेक्शन में दे दोगे तो आप सभी का बहुत आभार रहेगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सवाल नंबर 14 पर हम लोग जाने पर शुरुआत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप सभी जानेंगे, बेंगलोर। कहां पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। कब स्थापना हुआ था? 1969 में यहां पर स्थापना हुआ था। आप लोग जानेंगे कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से, देखो ये रॉकेट मैन अब यहां पर पूछा है, तो यहां पर जो के सिवन साहब का नाम आएगा, जो पूर्व आपकी इसरो के डायरेक्टर रहे हैं। लेकिन मिसाइल मैन यदि पूछा जाएगा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के पद पर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके नाम से जाना है। रॉकेट मैन के सिवन साहब को यहाँ पर जाना जाता है, एटलीस्ट ये तो आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चंद्रयान 3 के मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मतलब था या साउथ पोल पर, जो साउथ पोल था उसी साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करना, मुख्य रूप से यही इसका उद्देश्य था। आप लोगों को याद होना चाहिए चंद्रयान 3, ठीक है। ये किस यान के माध्यम से गया था? तो एलवीएम 3, ये यान का नाम याद कर लीजिएगा, एलवीएम 3 को। देखो जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएलवी? देखो यान को पद्धति को हमने सबसे पहले देखा था, SLV देखा था, फिर हमने ASLV देखा था, इसके बाद PSLV देखा था, फिर हमने GSLV देखा। चलो जल्दी से इन तीनों के फुल फॉर्म बताओ। मैंने आप लोगों को चारों के फुल फॉर्म बताना आप लोगों को। तो हमने सबसे पहला देखा था सैटेलाइट, कौन सा? सैटेलाइट, सबसे शुरुआत में देखा था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च जो व्हीकल हम लोगों ने देखा था, सबसे पहला देखा था। इसके बाद आप लोगों का एडवांस, कौन सा हम लोगों ने देखा था? एडवांस सैटेलाइट, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल पूरा सेम है। अब ये पी से हो जाएगा केवल पोलर, कौन सा हो जाएगा? पी से हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल ये आपको कॉमन हो जाएगा। एस से हो जाएगा जियोसिक्रोनस, 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 जियोसिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल एज इट इज पूरा सेम है। तो हमने ये चार मुख्य रूप से प्रणाली को देखा था, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी या आपका एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियोसिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमने पहले जो हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए थे उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। नियाग्रा वाटरफॉल इरी, ये मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से किस देश में बहता है? जवाब हो जाएगा कनाडा देश में मुख्य रूप से ये यहाँ पर बहता है। जादूगोड़ा खान किसके लिए फेमस है? आप सभी जानेंगे कि यूरेनियम के लिए। किसके लिए दोस्तों? यूरेनियम के लिए मुख्य रूप से फेमस है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अगर पूछ लेगा कि जादूगोड़ा माइंस है ये किसके लिए फेमस है, जैसे आप लोगों से सवाल पूछ सकता है, जैसे एक खेतड़ी खदान है, कौन सी खदान है दोस्तों? खेतड़ी खदान है। तो यहाँ पे जैसे सवाल पूछा खेतड़ी खदान, ठीक है, खेतड़ी खदान ये किसके लिए है? तांबा के लिए, ठीक है। जैसे एक सवाल पूछेगा मलाजखंड, कौन सा? मलाजखंड, मलाजखंड माइंस किसके लिए है? तो जवाब हो जाएगा ये तांबा, ये भी तांबा के लिए। किसके लिए दोस्तों? ये भी तांबा के लिए है, तो ये भी तांबा के लिए। आप लोगों को याद होना चाहिए खेतड़ी और मलाजखंड दोनों माइंस तांबा के लिए है। जादूगोड़ा माइंस है, ये जो जादूगोड़ा माइंस है ये किसके लिए है? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये यूरेनियम मुख्य रूप से संबंधित है, ठीक है। इतना एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। खेतड़ी खदान कहां पर है? इतना डिप्थ में तो आर्मी वाला नहीं पूछेगा। राजस्थान में। मलाजखंड कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर याद कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेहद जल्दी भारतीय सेना के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में
सवाल नंबर 20 पर हम लोग जाएंगे। सवाल है आसियान शिखर सम्मेलन 2024 जो है 24 की अध्यक्षता कहां पर किया गया? लाओस। कहां पर दोस्तों? लाओस में ये किया गया है। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। आसियान के अंदर सवाल पूछेगा कितने देश आते हैं, तो 10 देश। कितने आते हैं? 10 देश आते हैं, याद होना चाहिएगा। सवाल है या आपके असम के राज्यपाल, देखो फिर वही सवाल आया। देखो ये असम के सीएम के भी नाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा, और गवर्नर। कौन दोस्तों? गवर्नर। इन दोनों के सवालों के जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है? सीएम और गवर्नर के। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पदेन अध्यक्ष के ऊपर कौन बैठता है आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने आप पिछली बार भी हुआ था रिपीट। उपराष्ट्रपति। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं आप लोगों को याद होना चाहिएगा, वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में बैठते हैं। जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है? आप सभी जानेंगे हरियाणा। किसका कम है दोस्तों? सबसे कम जो है वो हरियाणा का कितना है? 879 है। यानी कुल मिलाकर जो 1000 पुरुष होते हैं, 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या, क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंगानुपात यहां पर बोलते हैं। सबसे कम लिंगानुपात हम लोगों को कहां का देखने को मिलेगा? हरियाणा का देखने को मिलेगा। और बाल लिंगानुपात भी देखेंगे तो ये भी सबसे कम हरियाणा का है, 834। कितना दोस्तों? 834। ये दोनों डाटा अगर आप लोग याद कर सकते तो बहुत बढ़िया रहेगा। यही का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ये आपका उत्तरायण त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा गुजरात। कहां पर सेलिब्रेट हम लोग इसको कर रहे हैं? गुजरात में कर रहे हैं। सवाल नंबर 25 पर बढ़ेंगे। इससे पहले भारतीय सेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह के रूप में चुनी गई थी। शिवांगी सिंह यहां पर मैम जो है ये भारत की पहली महिला पायलट के रूप में अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पर रिवीजन के बिहाफ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है ना तो ये ना सोचे भाई कि ऐसा फैक्ट के रूप में पढ़ाते नहीं रे लल्ला, तुम जाके तो देखो पहले क्लासेस, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है केवल रिवीजन हम पढ़ रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट इस रिवीजन को फोकस कर रहे हैं तो याद रखिएगा निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 26 पर कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को अंकित करती है? तो मैंने आप लोगों को बताया था ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी? ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये पूर्वी सीमा को इंडिकेट करती, याद होना चाहिए। राकेश शर्मा जो है जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी उसका क्या नाम था? तो हमने क्या था नाम यार? राकेश शर्मा जो किए थे उसका नाम था जोसुकी। जोसुकी ये आपका 11 करके या 11 करके कुछ था, मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार देख लीजिएगा इसका। राकेश शर्मा जिस यान से, जैसे कल्पना चावला गए थे तो कोलंबिया यान से गए थे, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, याद होना चाहिए। 1984 की वो घटना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। और नेक्स्ट सवाल है कि भारत में ASLV पहली बार कब प्रयोग यहां पर कर लिया गया था? दो डेट है, 1987 और 1989। बहुत सारी बुक जो है वो 87 बताती है, वो सारी 89 बताती है। तो ये आप लोगों, जैसे हम लोग PSLV लेकर आए थे 1994 में, और GSLV कब लेकर आ गए थे? GSLV हम लोग लेकर आए थे 2001 के लगभग में, ठीक है? हमने SLV कब लेकर आ गए थे? 1980 में, ठीक है? तो ये सभी डाटा आप लोगों को याद होना चाहिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष यह हमने कहां से लिया है? तो इंग्लैंड से व्यवस्था ली है। तो एक तो संसदीय प्रणाली, कौन सी प्रणाली? एक तो संसदीय प्रणाली हम लोगों ने वहां से लिया है, और एक हम लोगों ने ब्रिटेन से क्या लिया है? तो ब्रिटेन से एक तो संसदीय प्रणाली हम लोगों ने एक तो वहां से लिया है, और एक एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, ये जो हम लोगों से, ये दो डाटा एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। किसके द्वारा दोस्तों? यहां पर लिख देता हूं, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है, इसके द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है? गणना की जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिए सूर्य या अन्य तारों की यहाँ पर ऊर्जा का प्रमुख रूप से या आपका स्रोत क्या है, मैंने बेहद डिप्थ में आप लोगों को समझाया था। एटलीस्ट यार सीधा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन की भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो सीधा अगर आप लोगों को याद होगा नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन जो है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा।
चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सवाल नंबर 32 पर हम सभी चर्चा करेंगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी 10 लाखी नगरों की संख्या है? 53। कितने दोस्तों? 53 यहाँ पर मानी जाती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल, ऐसे गोल्डन इरा के रूप में हम लोग बोलते हैं? अगर पहला काल अगर कोई पूछे जाए तो वो गुप्त काल था। कौन सा? गुप्त काल, जिसको भारत के स्वर्णिम इरा के रूप में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ये आप लोगों को याद होगा और रिवीजन में हम लोग कर रहे हैं। हमने इससे ज्यादा पढ़ के रखा था। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। उत्तराखंड में जो टिहरी बांध जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित जो किया गया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रक्षेपित किया गया था तो ये 2008 में। कौन सा? 2008 में। चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था? 2019 में। और 2023 में आप सभी जानेंगे चंद्रयान 3 को मुख्य रूप से यहाँ पर छोड़ा गया था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत के संसद में महाभियोग प्रक्रिया के तहत केवल राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जैसा हटाने का प्रावधान है वो महाभियोग के जैसे ही प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, तो रामास्वामी जी। कौन दोस्तों? रामास्वामी जी पहले ऐसे न्यायाधीश रहे जिनको उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। या नेक्स्ट सवाल है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरुणा भंसाली। कौन दोस्तों? अरुणा जो है यहाँ पर भंसाली जो है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। अच्छी तरीके से मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा। सवाल नंबर 37 तक भी आप लोगों के कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, 37 तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं। 1 मिनट देख लेते हैं कि लैपटॉप चालू है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल? कितनी बार पढ़ा है हमने? ये किसका, कहां के बने दोस्तों? सिक्किम के। कहां के हैं दोस्तों? ये सिक्किम के हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सिक्किम के ये नए क्या बनाया गया दोस्तों? नए राज्यपाल याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ लिया था। साइमन कमीशन कब आया था? मैंने कहा था साइमन कमीशन 1927 में पारित हो गया था, लेकिन मुंबई कब पहुंचा था? 1928 में। मुख्यतः जो रिपोर्ट बनकर तैयार आ गई थी वो 1928 में ही भारत में आ गई थी। और ये आपकी मुंबई में तो 1928 में आप सभी जानेंगे। इसका बढ़ चढ़कर भारत में विरोध किया गया था, आप लोगों को याद होगा। रोलेक्ट एक्ट फिर हम लोग इससे पहले लेकर आए थे 1919 में। असहयोग आंदोलन हमने ब्रिटिशर खिलाफ कर दिया था 1920 में, वापस ले लिया था 1922 में, आप सभी जानेंगे। ये आप लोगों को याद होना। सविज्ञ आंदोलन 1930 में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सविज्ञ हरिजन सेवा संघ, उसके बाद में 1932 में गांधी इरविन समझौता हो गया था। 1931 में आप सभी जानेंगे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, या आपके 1945 में श्री राजगोपालाचारी फार्मूला, या 1945 में वेवेल योजना, 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया था, 1947 में माउंटेन बेटन योजना, और 1957 में भारत देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया था। फिर इसके बाद 1949 में हमारा जो भारतीय संविधान को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था। 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया था। 1951 में आप सभी जानेंगे, 51 और 52 के बीच में आप सभी जानेंगे भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। फिर इसके बाद आप लोग याद रखिएगा 1974 में भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू साहब की जो मृत्यु हो गई, और 1966 में जो है वो मृत्यु हो जाती है इनकी लाल बहादुर शास्त्री की, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। चलो खैर ये बताना था, बेहद इजी था, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ तो सारी चीजें याद हो जाएगी। देखो फिर से इसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेते, डरने की ऐसी कुछ बात नहीं। अच्छा, या आपका 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत में आया था, नो डाउट। या आपका 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। 1920 में हम लोगों ने कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चालू किया था। 22 में उसको वापस ले लिया था। 30 में हम लोगों ने क्या किया था? हमने सविज्ञ आंदोलन चालू कर लिया था। 32 में हम लोगों ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना देखा था। फिर आपका 31 में हमने लॉर्ड महात्मा गांधी जी के साथ जो आपका इरविन
तब हुआ था, इन दोनों के बीच में देखा था। 40 में हम लोगों ने ये यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव देखा था। 42 में भारत छोड़ो, 45 में वेल योजना, 45 में श्री राजगोपालाचारी, 46 में माउंट ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, 47 में जो है वो माउंटेन बेटन योजना आती जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। 47 में भारत आजाद होता है। 59 में कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार कर लिया गया। 50 में लागू, 51-52 में पहली बार आम चुनाव हो गए थे। 64 में जो है वो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु होती है, और 64 में जो है लाल बहादुर शास्त्री साहब की मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। एटलीस्ट आप लोगों को याद होगा। अगला सवाल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ये जो मरुस्थल ये कौन सा है? जवाब हो जाएगा गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल। तो ये गोबी का मरुस्थल जो है ये आपने एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो ये सवाल नंबर 40 जो है ये रहा इसका जवाब। सवाल नंबर 41 जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के 108 में। कहां पर है? 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात यहां पर ये करता है। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले, मतलब सीधा सवाल है कि जो पाटलिपुत्र जो मगध कैपिटल थी, इससे पहले राजधानी क्या थी? तो राजगृह क्या हुआ करती थी? राजगृह यहाँ हुआ करती थी। आप लोगों को यार गीत गोविंद ये जो बुक है जिसका नाम है गीत गोविंद, ये किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा जयदेव की प्रमुख रचना हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है गीत गोविंद। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। 43 तक एटलीस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 44 जो है उसके बाद भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से है? तो आर्टिकल क्रमांक 56। कौन सा? 56 से संबंधित हम लोगों को देखने को मिलेगा। मोहन चरण मांझी को हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है? तो आप सभी जानेंगे उड़ीसा का। कहां का दोस्तों? उड़ीसा का अपॉइंटमेंट किया गया है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार वित्त मंत्री रहे? मैंने आप लोगों को कहा था अभी डेथ हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये जो रहे हैं ये क्या रहे हैं दोस्तों? ये जो यहाँ पर मतलब जो नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय जब भारत के यदि कोई वित्त मंत्री था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे। कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय क्या ये रीट जारी कर सकता? हाईकोर्ट की बात करिए। हाईकोर्ट तो 226 के अंतर्गत कर सकता है, याद होना चाहिएगा। 48 वाला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो फंडामेंटल राइट्स पूछा है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक जो आर्टिकल 21A है और एक आर्टिकल 45 पे जो नीति निश्चित तत्व है। अगर ये एटलीस्ट बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमने मूल अधिकार अब बना दिया है 6 से 14 साल के बच्चों को। अगला सवाल है 49। निम्न में से कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को सत्र बनाकर प्रयास किया था? तो अगला जो सवाल है ये अगला सवाल आप सभी का होमवर्क में पुनः इस सवाल को आप सभी को जो जवाब देना है। एटलीस्ट हम लोग 14 क्लास तक कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं एक बार फिर आप लोगों को मेरे भाई बता देंगे, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर डाटा लिखा था यानी देखो प्रैक्टिस सेट नंबर या आपका 19 है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 मैंने आप लोगों का लिया है जिसमें एटलीस्ट 3 रिवीजन प्रैक्टिस सेट हुए हैं। 1 से 5 तक लिया गया रिवीजन, 6 से 10 तक लिया गया और ये 11 से 14 तक का लिया गया। एटलीस्ट 14 तक का कंप्लीट रिवीजन आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि पढ़ाऊंगा भी मैं और रिवीजन की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं, मैं रिवीजन आप लोगों को करवाया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस क्लास को आगे बढ़ाने की। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप ही की तरह सभी का फायदा हो तो इस क्लास को जरूर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो आप लोगों ने जरूर कर दिया होगा। और मैंने कहा यदि आप ऑफलाइन यदि हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आप सभी का स्वागत करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हमको देख पा रहे ये रही फाउंडेशन बेस जो हम लोग अभी से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारतीय सेना में लेवल अगर 163 नंबर कट ऑफ गया है तो लेवल यानी कंपटीशन अच्छा है भारतीय सेना में। इसी के लिए फाउंडेशन रक्षक बैच आप सभी के लिए, आप जुड़िए इसके साथ और 2025 में अपने भारतीय सेना में जो फौजी बनने का सपना है उसको पूर्ण रूप से साकार करें। चलेगा, आज की क्लास में आप सभी ने मेरा
मेरा साथ दिया, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।